हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। एसबीआई पीओ के साथ मैंने और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और ईएसआईसी यूडीसी। तो इनसे जुड़ी भी आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया। जब भी हम कुछ शुरुआत करते हैं, जब हम कोई काम शुरू करते हैं, तो हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए। टारगेट मतलब कि हमारा गोल क्या है। तो मैंने अपना गोल कभी भी इन जैसे एग्ज़ाम्स को नहीं रखा, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम बहुत छोटे एग्ज़ाम हैं इसके मुकाबले। और मेरा गोल कभी भी ये भी नहीं रहा। मेरा गोल तो हमेशा आरबीआई था, जो कि अभी मैंने अचीव नहीं करा है। मैंने अपना एक पड़ाव तो मैं पहुंच गई हूँ, बट अब मेरा गोल ये रहेगा। तो आई विल कंटिन्यू माई प्रिपरेशन। बट क्योंकि हम एसबीआई को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये भी बहुत एक्सेप्शनल जॉब है। सो आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। आपको मैं इस बात से ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप अपना गोल छोटा मत रखो। अगर आप अपना ये गोल रखोगे तो शायद आप ये अचीव कर लोगे, और अगर आप अपना गोल ये रखोगे तो शायद आप ये दोनों अचीव कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मेरा गोल ये है तो इसलिए मैंने ये सब अचीव कर लिया। देख रहे हो। तो अपना हमेशा गोल सेट करो, आपको पहुँचना कहाँ तक है। गोल पता करने के बाद मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया। अब मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि जब अगर मैं प्रिपरेशन शुरू कर रही हूँ तो मुझे अपना 100% देना है। मैं अगर अपना 100% नहीं दूंगी तो मैं कभी किसी और से शिकायत कर ही नहीं पाऊँगी कि मेरा ये एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हुआ। चाहे मैं कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हूँ, अगर मैं अपना ही 100% नहीं दूंगी, अगर मैं ही डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ, तो कैसे मैं अपना गोल अचीव करूँगी। गोल अचीव करने के लिए वो सब मुझे करना पड़ेगा जो इस गोल को अचीव करने के लिए बाकी लोग करते हैं। उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने अपने दोस्त छोड़ दिए। से मतलब है कि मैंने उन लोगों की लाइफस्टाइल पे ध्यान देना छोड़ दिया। क्योंकि जो दोस्त लोग होते हैं वो मस्ती वस्ती करते हैं, फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालते हैं, और उन लोगों को देखकर फिर हमें बड़ा गुस्सा आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और ये लोग मस्ती कर रहे हैं। तो ये सारी बातों को मैं अपने मन में नहीं लाना चाहती थी, इस वजह से मैंने अपने दोस्तों पर ध्यान देना छोड़ दिया। दूसरी काम मैंने ये करा कि मैंने अपना इंस्टाग्राम बंद कर दिया, क्योंकि एक टाइम था जब मैं इंस्टाग्राम बहुत चलाती थी, बहुत रील्स पे टाइम वेस्ट करती थी। लेकिन अब मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये जस्ट अब मुझे लगता है टाइम वेस्ट है। मुझे लगता है कि ये मैंने सबसे बेस्ट स्टेप लिया अपनी प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि शायद अगर मैं इनको नहीं छोड़ती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। उसके बाद मैंने अपना सिलेबस देखा। मैंने जब आरबीआई का देखा ना तो वो थोड़ा सा अलग था। आरबीआई में भी 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आरबीआई ग्रेड बी और असिस्टेंट का। तो असिस्टेंट वाले की सैलरी थोड़ी सी कम होती है और इसकी सैलरी बहुत बहुत मज़ेदार होती है। लेकिन इसका जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा अलग है, और इसका सिलेबस सेम सही है। लेकिन मैंने इसको टारगेट नहीं किया था, टारगेट हमेशा मेरा यही था। और इसके बाद फिर मुझे पता चला कि ये वाला एग्ज़ाम आता है और उसके बाद ये सारे एग्ज़ाम्स आते हैं। तो मैंने अपना सिलेबस इसका देखा तो थोड़ा सा अलग था, बट जब मैंने सिलेबस इसका देखा तो मुझे पता चला कि अगर मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो बाकी के एग्ज़ाम्स के सिलेबस भी मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। तो मैंने सिलेबस एसबीआई पीओ का देखा। एसबीआई पीओ का मैंने सिलेबस देखा, मुझे पता चला इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं मुझे पढ़ने पड़ेंगे फॉर प्रीलिम्स, एंड साथ ही जनरल अवेयरनेस। शुरुआत में मुझे डिस्क्रिप्टिव का नहीं पता था, डिस्क्रिप्टिव के बारे में मुझे बाद में पता चला था। इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट का सिलेबस निकाला और कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखना चालू कर दिया कि इनके सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है। इंग्लिश में मुझे पता चला कि रीडिंग करनी पड़ेगी और ग्रामर करना पड़ेगा। रीजनिंग में मुझे पता चला कि कुछ मिसलेनियस पार्ट है और कुछ पज़ल का पार्ट है। मिसलेनियस में ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज़, ये सारे पार्ट्स हैं आते हैं, और पज़ल का पार्ट है। क्वांट में मुझे पता चला स्पीड मैथ्स है और डीआई है और अरिथमेटिक है।
ये कुछ मेन चीज़ें हैं जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जब मैं रीडिंग करती थी ना, तो मैं रीडिंग मैंने डेली बेसिस पे करना शुरू करा, लेकिन मुझे कोई आउटकम नहीं मिल रहा था, कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा था। मैं बस रीडिंग करती जा रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई मार्क्स तो इम्प्रूव हो नहीं रहे हैं। जब मैं छोटे 15 मिनट्स वाले मॉक्स देती थी तो मुझे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिखती थी, कोई मार्क्स ही नहीं मेरे आ पाते थे। तो मेरे को ना समझ नहीं आता था कि मैं रीडिंग कैसे करूँ। तो रीड करने के लिए फिर मैंने यूट्यूब पे ही गई दोबारा से, और मैंने सर्च करा कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम। तो मुझे ना एक लड़की की वीडियो दिखाई दी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट उसने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से हमें न्यूज़पेपर को रीड करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो, जिस तरीके से उस वीडियो में बताया गया था, मैंने उस तरीके से आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के दिखा दी है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार उसको देखना। और उस वीडियो में आपको पता चलेगा हमारे पास जो भी कुछ रीडिंग में, जो भी कुछ न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, हमें उसको किस तरीके से पढ़ना है और जिससे हमारे मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं। सिर्फ रीडिंग करना और समझ के रूल्स लगा के रीडिंग करने में बहुत अंतर होता है। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और फिर मैंने अपने ग्रामर के रूल्स यूट्यूब से पहले थोड़े बहुत कंप्लीट करे। उसके बाद मैंने अड्डा 247 का एक बैच ख़रीदा था, और फिर उस बैच से मैंने वो कंप्लीट करे थे दोबारा से। बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने कैसे कंप्लीट करा, पहले तो मैंने सिलेबस निकाला, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटीज़, ये सारा मुझे दिखाई दिया कि एग्ज़ाम में आता है। तो धीरे धीरे करके ये मैंने ना सौरभ सर का देखा। सौरभ सर भी अड्डा 247 के हैं। देखो मैं ना ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे नहीं गई थी, मैं सिर्फ 1-2 प्लेटफॉर्म को ही फॉलो करती थी, प्रैक्टिस मॉक को, अड्डा 247 को, और बस टेक्स्ट बुक को। इन सब कुछ जो मेजर प्लेटफॉर्म्स है ना, मैंने सिर्फ उन्हें ही फॉलो करे। मैंने कभी इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करा कि मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म की चीज़ों को देखूं और उनसे समझूं क्या क्या लोग बताते हैं। ठीक है, तो मैंने वैसे एक अनअकैडमी का भी शुरू में कोशिश करी थी देखने की, बट अनअकैडमी से मुझे समझ में इतना नहीं आया, मुझे नहीं लगा कि वो बैंकिंग के लिए मुझे सूटेबल रहेगा। तो मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टिक होने की सोची। तो मैंने सौरभ सर की वीडियोस देखी और उन्होंने बहुत अच्छे से सिलोजिज़म का टॉपिक, तो मैं आपको कहूँगी आप सौरभ सर का ही देखो, तभी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। सिलोजिज़म के हर एक टॉपिक सर ने काफ़ी अच्छे से बताया है। इनइक्वालिटीज़ को भी, जहाँ मुझे 5 मिनट लग जाता था एक इनइक्वालिटीज़ को समझने में, वहाँ सर ने मुझे 5 सेकंड में करना बताया। सिर्फ आंखों से देख के ख़त्म करने का एक टेक्निक सर ने बताई थी। तो एक अच्छा टीचर चूज़ करना रीजनिंग के लिए तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश और क्वांट के लिए इतना नहीं है जितना रीजनिंग के लिए आपको एक अच्छा टीचर ज़रूर चूज़ करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी आप सौरभ सर पे जाओ और उनकी वीडियो देखो, मैं ये कहूँगी कि आप अपने लिए एक अच्छा टीचर चूज़ करो। अलग अलग टीचर्स हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के, तो आप अपने हिसाब से कोई अच्छा टीचर चूज़ करो और उन पे स्टिक रहो, इधर उधर ज़्यादा मत भटको, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी आपके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और आपको टाइम भी नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों को दोबारा कवर करने के लिए। तो अभी आपके पास टाइम है, आप टाइम दो अच्छे से इन सब चीज़ों को। मिसलेनियस पार्ट को मैंने सौरभ सर की वीडियो देख के कंप्लीट करा। उसके बाद जो पज़ल है, पज़ल में ना आपको समझना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे एंड का मतलब क्या है, और का मतलब क्या है, हु किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले समझनी पड़ेंगी एकदम बेसिक से। या तो आप सौरभ सर का, या फिर अड्डा 247 पे ही एक और सर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप उनका देख सकते हो, वो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से बताते हैं। या आपको कोई और टीचर समझ में आए तो आप उनका देख सकते हो। तो लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब हम पज़ल करते हैं ना, तो पज़ल करते वक्त इन सब वर्ड्स की बहुत मान्यता होती है। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे तो आपको पज़ल में क्या लिखा है वो नहीं समझ में आएगा। तो पज़ल को समझने के लिए आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब समझना पड़ेगा पहले तो, और फिर आप स्विच करना प्रीलिम्स लेवल की पज़ल पे। इन सारे वर्ड्स का जब आपको मतलब समझ आ जाए, फिर आप धीरे धीरे से प्रीलिम्स लेवल की पज़ल उठाना और उनको सॉल्व करना। और अगर आपको लगता है कि आपके पास क्वेश्चंस की कमी है, तो क्वेश्चंस की कमी हमारे पास कभी भी नहीं होती, स्पेशली बैंकिंग के लिए। आप गूगल पे लिख दोगे कि मुझे प्रीलिम्स लेवल की पज़ल चाहिए, आपके पास ढेरों PDFs निकल आएंगी, ढेरों।
आप उन सबको निकालो और कोशिश करो सॉल्व करने की। देखो, पहले दिन करोगे नहीं हो पाएगा, दूसरे दिन करोगे थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर तीसरे दिन करोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना। अगर आप पहला ही दिन शुरू नहीं करोगे तो तीसरे दिन तक पहुंचोगे कैसे? इसलिए ये मत डरो कि आपसे हो नहीं रहा है, आपको सीखने की कोशिश करो। अगर आपको पहले दिन एक चीज़ समझ आई तो दूसरे दिन 3 चीज़ एक्स्ट्रा समझ में आएंगी। तो आप सिर्फ कोशिश करो और करते रहो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। पर क्वांट में मुझे पता ही नहीं था पहले तो स्पीड मैथ्स में आता क्या क्या है। स्पीड मैथ्स में भी बहुत कुछ आता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये सारा पार्ट होता है स्पीड मैथ्स का। और मेरी मैथ्स इतनी कमज़ोर थी उस वक्त कि मतलब मुझे प्लस माइनस करने में भी ना बहुत टाइम लगता था। अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन सेम ही होते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि थोड़ा सा पॉइंट में दे देते हैं। जैसे 29.5 लिखा है तो उसका मतलब तो 29.5 ही होगा, 29.9 लिखा है तो उसका मतलब 30 होगा, 29.2 लिखा है तो उसका मतलब 29 होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा जब आप अप्रॉक्सीमेशन का टॉपिक करोगे। फिर हम जाते हैं नंबर सीरीज़ पे। नंबर सीरीज़ में ना कुछ पैटर्न्स हैं बस, मतलब कि प्लस कर दो, उनको माइनस कर दो, या कुछ डिवाइड कर दो। आप अगर उन पैटर्न्स को समझ गए तो आप नंबर सीरीज़ 2 चुटकियों में कर दोगे। सबसे ईजी है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ एक तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आती है और एक मिसिंग नंबर सीरीज़ आती है। तो इसके लिए भी पहले तो आप मैं तो सजेस्ट करूँगी शांतनु सर का ही देख लेना, क्योंकि मैंने तो उनको ही देखा है। बाकी अगर आपको कोई और टीचर समझ में आता है तो आप उसको देख लो। इसी तरीके से पहले मैंने यूट्यूब के थ्रू अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करे। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर मैंने थोड़े से पैसे लगाए और एक बैच ख़रीदा। बैच मैंने बैंक महापैक ख़रीदा था। तो उस बैंक महापैक को ख़रीदने का मकसद मेरा ये था क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज़ चाहिए थी। मेरे पास कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं थी, इस वजह से मैंने बैंक महापैक ख़रीदा, क्योंकि उसमें मेरे पास क्लासेस भी आ गई थी, फिर टेस्ट सीरीज़ भी आ गई थी, और टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर होता है तो फिर वो इंटरव्यू के लिए भी ऑफ़र करते हैं। तो इस वजह से मैंने बैंक महापैक ख़रीद लिया था। मैंने 2,500 में ख़रीद लिया था क्योंकि उस वक्त कुछ ऑफ़र वगैरह चल रहा था। तो आप देखो, अगर आपको इतना सस्ते में इतना कुछ मिल रहा है तो इस वजह से मैंने ले लिया। आपको एक रफ पिक्चर समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। शुरुआती दौर में आपको किस तरीके से लेके चलना है। और मैं आपको कहूँगी कि जस्ट बी कंसिस्टेंट। आप जो भी कर रहे हैं अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करो और उसको कंसिस्टेंटली करो, एक दिन का भी गैप मत रखो। साथ ही साथ जब आप कोई मॉक लिखते हो, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो या क्वांट का हो, आपको हमेशा फोकस रहना है। अगर आपका फोकस ही नहीं होगा, आप मन में कुछ और सोच रहे हो और क्वेश्चन कुछ और कर रहे हो, तो फिर आपका वो क्वेश्चन ज़रूर गलत होगा और आगे के और क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई क्वेश्चन करो आप हमेशा फोकस बना के करो। साथ में मैं आपको ये कहूँगी कि आप कभी भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। आपके अंदर एक अलग खूबियाँ हैं और दूसरे पर्सन के अंदर एक अलग खूबियाँ हैं। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझो और उसके अकॉर्डिंग ही अपना टाइम टेबल बनाओ। अगर आप एक दिन में सिर्फ 5 घंटे पढ़ पाते हो तो सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे का ही टाइम टेबल बनाओ, उससे ज़्यादा मत बनाओ। क्योंकि अगर आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो और अगर आपको याद ही नहीं रह पा रहा है तो फिर क्या फ़ायदा ना। तो गाइज़, मैं आपसे अपने नोट्स तो शेयर कर ही रही हूँ, क्योंकि अब सिलेक्शन हो गया है तो उन नोट्स का कुछ करना तो है नहीं मुझे। मैं आप लोगों के साथ उन सभी नोट्स को धीरे धीरे करके शेयर कर रही हूँ। और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैंने आपसे बोल दिया है, मैं आपके साथ बहुत जल्दी टॉपिक वाइज करके नोट्स को शेयर करूँगी। अपने ग्रामर के नोट्स को मैं ऑल्टरनेट डेज़ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सेंटेंस, नाउन और प्रोनाउन के शेयर कर दिए हैं। धीरे धीरे करके मैं और भी सारे टॉपिक्स को कवर कर दूंगी अपने नोट्स के थ्रू, ताकि आपको एक हेल्प मिल जाएगी। आपको पता चलेगा आपको नोट्स किस तरीके से फ्रेम करने हैं और उनको किस तरीके से रिवाइज़ करना है। तो बस आप पढ़ाई करते रहो, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। ये वर्ड सुनने में ऐसा लगता है कि हर कोई ये बोलता है, लेकिन आपको इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। अगर आप एक दिन भी स्किप कर देते हो तो आप अपने बाकी सारे फ्रेंड्स से एक दिन पीछे चले जाते हो। अगर 1 मिनट का भी रेस्ट कर रहे हो तो आप इस बात को समझो कि आपके साथ और कितने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनसे 1 मिनट पीछे रह जाते हो। तो आप इस बात को समझो। अगर आप एक कंपटीशन में हो तो कंपटीशन की तरह ही उसको लो।
अब पूरी तरीके से मेहनत करो, किसी को भी कम मत समझो। हर कोई जी जान लगाकर प्रैक्टिस करता है, दिन रात एक कर देते हैं इन सारी जॉब को लेने के लिए। बस प्रिपरेशन करते रहो।